जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SIR के सिंह पर। आज हम देखेंगे इडुटेरिया 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट 2। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है दोस्त, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है जो परवीन सर का है। और कहीं ना कहीं आप मेरे साथ ही इसमें एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो परवीन सर अभी तक जितना पढ़ाए हैं सबका इसमें सार संग्रह के रूप में क्वेश्चन कलेक्ट करके डाल दिया गया है। तो परवीन सर का सारा नोट्स भी रिवाइज हो जाएगा आपको। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है परफेक्ट एडुशाला, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक आप उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस संबंधित हम लोग होमवर्क देके क्वेश्चन बनाकर उसी में से आपको कंप्लीट कराते हैं, और बहुत जल्द उसमें हम लोग मिक्स टेस्ट भी लाने वाले हैं। तो आप जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे दोस्त, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो हम कर रहे हैं उसका जानकारी और लोगों को हो जाए जो करना चाहते हैं ये जीके जीएस और प्रैक्टिस सेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो मूल अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आप जान रहे होंगे दोस्त कि 5 ठो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, 5 ठो ऐसा मौलिक अधिकार है दोस्त, अनुच्छेद, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और आप याद कर लीजिए कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 एवं 30। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो एक गलत कथन है दोस्त, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना 6 वर्षों का होता है, और यह एक अस्थायी सदन है। दूसरा है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। तो ये भी गलत है दोस्त, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तीसरा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी गलत है दोस्त, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष मुक्त होते हैं। तो अब हम पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो सभी कथन गलत है दोस्त, और इसका सभी का आंसर भी मैं बता दिया हूँ कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्षों का होता है प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल। और राज्यसभा न्यूनतम आयु कितना होता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, तो 30 वर्ष। और प्रति वर्ष इसके कितने सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में। क्वेश्चन पर आते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 14 दिन हो जाएगा। धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, पहला है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो ये बिल्कुल सही है दोस्त कि वही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होगा जो 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो और लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का है दोस्त, उसमें न्यूनतम आयु का कोई प्रक्रिया नहीं है कि न्यूनतम आयु कितना होगा, खाली मैक्सिमम है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। अब 5वां क्वेश्चन पर आते हैं, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो वित्तीय आपात उद्घोषणा दोस्त 2 माह के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब छठा आते हैं, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो ये प्रथम बार लाया गया था दोस्त अगस्त 1963 में, भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद लाया गया था। और ये लाने वाले थे आचार्य कृपलानी, प्रथम लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव। तो आप याद कर लीजिएगा या कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा कि कब कौन लाया था ये अविश्वास प्रस्ताव, तो आचार्य कृपलानी लाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है परिवर्तन के लिए। तो अनुच्छेद 37 हो जाएगा दोस्त। इसमें बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जैसे हम मौलिक अधिकार अगर हनन होता है हमारा तो हम न्यायालय में जाते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। तो कोको या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है दोस्त
भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये धूसर क्रांति देख लेते हैं, तो धूसर या इसको ग्रे क्रांति भी बोलते हैं, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति आप लोग जानते होंगे पेट्रोलियम उत्पादन से। और एक गोल्डन क्रांति शहद फल बागवानी से संबंधित है। तो चारों आप समझ गए होंगे, तो ये सब गलत हो जाएगा दोस्त, सही होगा बस भूरी क्रांति। अब एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम मुद्रा जान लेंगे, दो तीन प्रकार के। हॉट मनी, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। जो धन आसानी से विदेश से आ तो जाता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, तो इस प्रकार के मुद्रा को हम बोलते हैं हॉट मनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब थोड़ा हम ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं कि हार्ड मनी क्या होता है। हार्ड मनी का परिभाषा लिख लीजिएगा दोस्त, वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो या दुर्लभ हो, उसको हार्ड मनी बोलते हैं। जैसे वो पौंड हो गया, यूरो हो गया, और हॉट मनी में क्या हो गया, डॉलर हो गया। जैसे हमको अमेरिकी डॉलर आसानी से तो मिल जाता है, लेकिन हम उसको बहुत इजीली गेन भी कर देते हैं। अब चलिए, अब ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट मनी क्या होता है? तो सॉफ्ट मनी उस मनी को कहते हैं जिसे प्राप्त करना बहुत ही आसान हो। और चीप मनी उस मनी को कहते हैं दोस्त कि जिसको प्राप्त करना बहुत ही आसान हो, या लो क्वालिटी के मुद्रा को भी चीप मनी कहते हैं। तो चलिए चारों ऑप्शन देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गन्ने का जो उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है वो कौन सा समिति करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा दोस्त, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है, ऑप्शन नंबर एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो पहला है सरकारी पदों का त्याग, तो ये तो शामिल था दोस्त। ये विदेशी माल का बहिष्कार, ये शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बाकी अदालतों द्वारा वकील का बहिष्कार, ये तो किया ही गया था असहयोग आंदोलन में। और डी ऑप्शन है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ऐसा जो असहयोग आंदोलनकारी हैं वो बोलते थे कि हम सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुई? तो दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी दोस्त। और इसका शुरुआत बोले तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसमें 24 दिन यह यात्रा टोटल चला था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो मिलान है वो गलत है। ये चौरा चौरी कांड है पहला, 5 फरवरी 1922, तो ये तो सही है। असहयोग आंदोलन के टाइम में ये हुआ था, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो उसी असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को आप लोग जानते होंगे कि एक थाने में आग लगा दिया गया था। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931, ये भी सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। तीसरा है पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये भी बिल्कुल सही है दोस्त। अब डी ऑप्शन पर आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, एक गलत है दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी संगठन कब किया? ये डेट पूछ रहा है कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भारत सरकार की अस्थायी सरकार का गठन, तो 21 अक्टूबर 1943 को हो जाएगा। अब चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो ये 1829 में धारा 17 के द्वारा राजा राम मोहन राय जैसे जो प्रमुख समाज सुधारक थे उनके प्रयास से किया गया था। ये जो 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था दोस्त, ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और चूंकि ये मुंबई और मद्रास में इसे लागू करने में 1929-30 हो गया था, तो सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब बहावी के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो बहावी के विद्रोह को कुचलने का श्रेय दोस्त लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। ये दूसरे वायसराय भी रहे हैं भारत के, तो इनका कार्यकाल रहा है 1862 से 1863 तक, तो ये भी लिख लीजिएगा। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल का बात करें तो 1872 से 76 तक, और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल करें तो 1844 से 48 तक। इन्हीं के कार्यकाल में मानव बलि प्रथा का दमन भी किया गया था। और सर जॉन लॉरेंस, इनका कार्यकाल रहा था 1863 से 69 तक। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा दोस्त, धीरे धीरे ऐसे देखते देखते आपको सारे गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष आप जानते होंगे कि जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, तो ये पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है? तो पल्लव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए हैं?
तो 100 के सिर उत्तर दिशा में रखे गए थे दोस्त, उत्तर दिशा हो जाएगा यहाँ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था दोस्त, 2 संप्रदाय में, जिसमें हीनयान और महायान प्रमुख है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति का काल भी आप लोग जान लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व, द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व, और तृतीय हुआ था 251 ईसा पूर्व, और चतुर्थ हुआ था 72 ईस्वी में, कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडलवल कश्मीर में। प्रथम राजगिर में हुआ था, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवल कश्मीर में। शासक का बोले तो पहला में अजातशत्रु थे, दूसरा में कला अशोक थे, तीसरा में अशोक थे, और चौथा में कनिष्क थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैबल्य की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को कैबल्य की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुआ था दोस्त, और ये रिजुपालका नदी के तट पर हुआ था। अब 22वां क्वेश्चन आते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ये मखली पुत्र हैं दोस्त। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस मुगल के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल, ये शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में मुहत्सिफ कौन थे? तो मुगल काल में मुहत्सिफ राजस्व के अधिकारी होते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं बार बार। और इसका जो दीवान ए अर्ज विभाग था उसका स्थापना कौन किया था? तो गयासुद्दीन बलबन। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। 26 देखते हैं। बसावन एवं दासवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बसावन और दासवंत अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नरौरा उत्तर प्रदेश परमाणु विद्युत गृह, तो सही है दोस्त, नरौरा उत्तर पूर्व में है। कुंडन कुलन ये कर्नाटक में नहीं है दोस्त, ये तमिलनाडु में है, तो यही हो जाएगा सुमेलित नहीं में। बाकी देख लेते हैं। काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, सही है। अब 28वां क्वेश्चन आते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समानांतर रेखा आप लोग जानते होंगे दोस्त, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। अब बीच देख लेते हैं, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को कौन अलग करता है दोस्त? 17वीं समानांतर रेखा। और अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा 49वीं समानांतर रेखा, अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। और डी ऑप्शन जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस को दोस्त मैग्नीट रेखा अलग करती है। तो चारों आप समझ गए होंगे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को 17वीं, अमेरिका और कनाडा को 49वीं, और जर्मनी और फ्रांस को मैग्नीट रेखा। अब चलिए 29 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं। ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना चाहिए, ये सही है दोस्त, कि ईंधन का उष्मीयमान उच्च होगा तो ईंधन अच्छा होगा। अब जलने पर ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, तो जलेगा तो ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैस उत्पन्न होगा, तो ज़्यादा ऊर्जा नहीं दे पाएगा, तो ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। बाकी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये ठीक है, अच्छे ईंधन का गुण है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 से 2 को सम्मिलित करना है। तो विटामिन, इधर विटामिन दिया हुआ है, इधर उससे होने वाले रोग दिया हुआ है, उसके कमी से होने वाले रोग। तो रोग को देखते हैं। पहला में है प्राणी अरक्तता, तो प्राणी अरक्तता B12 के कमी से होता है, तो B12। रक्त के थक्के जमने में, तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कमी, किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के हो जाएगा, ये डी। फिर आएंगे बालों का झड़ना, बालों का झड़ना किस विटामिन के कमी से बाल झड़ते हैं? तो B7, तो ये हो जाएगा। और एक बच गया ई, तो बांझेपन। तो अब देख लेंगे कि कौन सा, ए का 3 बी का 1 देख लेंगे, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने वाले इकाई को क्या कहते हैं? तारों के मध्य, तो इसको बोलते हैं गैलेक्टिक इकाई, तो ऑप्शन नंबर सी। और 32 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वह अंधता होता है दोस्त, जिसको कलर विजन बोलते हैं, वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। 33 नंबर देखते हैं। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हेमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा।
किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए तापमान के बदलाव के बिना इसको क्या बोलते हैं? उस ऊष्मा की मात्रा को तो गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। 35 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? जीव द्रव्य हो जाएगा। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो मछली का तेल अच्छा स्रोत है, पालक अच्छा स्रोत है, आम अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ मात्रक दिया हुआ है। तो प्रतिरोध को ओम में मापते हैं और विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापते हैं। तो यहाँ एम्पियर लगा देंगे। बल न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक, और पावर का मात्रक वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? तो सबसे कम घनत्व वाला तत्व हो जाएगा लिथियम। और सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व पूछेगा दोस्त तो ओसियम हो जाएगा। आप याद रखिएगा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचेदार गुण होते हैं। बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक है और ये लोचेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखने का जरूरी ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक गुण, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तय कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्त? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अब अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर पूछेगा आपसे, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। और ए अगर पूछेगा यही आपसे कि विष्णु प्रयाग क्या है, तो विष्णु प्रयाग है अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम पर। तो यहाँ ऑप्शन में मंदाकिनी है। अगर यहाँ ये रहता धौली गंगा तो हो जाता विष्णु प्रयाग, अगर धौली गंगा रहता तो विष्णु प्रयाग हो जाता। तो टोटल आप समझ गए कि अलकनंदा और मंदाकिनी की नदियों को क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग जो संगम पर, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा नदी। और कर्ण प्रयाग पूछेगा दोस्त तो अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर क्या कर्ण प्रयाग स्थित है। अब 42 नंबर, किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्त। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बाघवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है दोस्त, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो यही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है। अब बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो हमको पूछ रहा है कि कौन सा गर्म जलधारा है, तो अल्गुहास हो जाएगा। अल्गुहास गर्म जलधारा है, बाकी सब बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा दोस्त तो कावेरी हो जाएगा। और यही पूछेगा कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी हो जाएगा। और एक गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये श्रैम्बक पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। और कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब 47वां क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर दोस्त भूकंप और ज्वालामुखी दोनों सही है के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही तो इधर मरुस्थल है, इधर देश है। तो पहला है तकला मकान चीन, सही है। ये थार मरुस्थल भारत, सही है। आटाकामा चिली, सही है। गिब्सन, गिब्सन अफ्रीका दिया हुआ है, इसमें अफ्रीका नहीं है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक गिब्सन मरुस्थल है वो ग्रेट सैंडी और द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बीच में स्थित है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के 3 मरुस्थल याद रखिएगा, 3 प्रमुख, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और द ग्रेट विक्टोरिया। द ग्रेट सैंडी और द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बीच कौन स्थित है? गिब्सन मरुस्थल। अब नेक्स्ट 49 नंबर पर आते हैं। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। अब चलिए पहला है, एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना। तो इसको घर्षणात्मक नहीं बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आप अपने गांव में देख रहे होंगे कि एक घर में 10 फैमिली है तो 10 ही खेती में लगा हुआ है, जबकि वो खेती एक आदमी करवा सकता है, तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे।
अब ऑप्शन नंबर बी आते हैं, श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत ही निम्न स्तर का काम, तो इसको बोलते हैं दोस्त अल्प बेरोजगार। जैसे कोई बीटेक किया हुआ लड़का चपरासी या ग्रुप डी का नौकरी कर रहा है तो उसको हम अल्प बेरोजगार बोलेंगे। तीसरा है, व्यवसाय रोजगार परिवर्तनों की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, तो घर्षणात्मक बेरोजगार यही है दोस्त कि हम जैसे दूसरा नौकरी या अच्छा नौकरी के चक्कर में पहला नौकरी को कुछ टाइम के लिए ड्रॉप करते हैं और दूसरा नौकरी ढूंढते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त। कल फिर हम शाम को एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ मिलेंगे, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले अगर हमारे साथ आपको तैयारी करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, जय हिंद।